हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। सर, आज ये क्या चीज़ लेके आए हैं? तो भाई देखो, आज अपन इस सेशन के अंदर कोई चैप्टर जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। आज अपन थोड़ा वैकेंसी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ताकि कुछ लोगों का जो थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, वो एक बार वापस हो सके तो संभल जाए। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस अगर वैकेंसी के बारे में बताऊं तो मैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में बात कर रहा हूं, और सेम कंप्यूटर वाली जो वैकेंसी है सेम ही है। मतलब जिसने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भरा है उसने कंप्यूटर का भरा है। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और एक ही तरीके का पैटर्न है, तो दोनों एक ही जैसे है। तो मैं एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वर्ड यूज कर रहा हूँ मतलब वो कंप्यूटर की वैकेंसी के लिए भी सेम ही बातें एप्लीकेबल होगी। देखिए, टोटल पोस्ट कितनी है? 43। क्लियर है? अब इसके लिए कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन रिपोर्ट, एप्लीकेशन जो आई है इनके पास, आरपीएससी के पास, वो है 12,117। कितनी एप्लीकेशन मिली है? 12,117। इसका मतलब क्या होता है कि 43 वैकेंसी के लिए 12,117, मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते वापस 1000 से, तो इसका मतलब है कि पर 1000, हर एक 1000 पे कितने सिलेक्शन होने? 3.54। या फिर अपन देख लें तो 2000 पे 7 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट होने, और 2000 पे 7 स्टूडेंट सेलेक्ट होने, इसका मतलब क्या है? 1900, सॉरी 1900, 1900 कह दीजिए, 1993 जो है वो फेल होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 2000 अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें से 7 स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर करेंगे और 1993 स्टूडेंट्स जो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे। तो अब मेरे हिसाब से बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है कि कंपटीशन कैसा है, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। सर, इसमें से तो बिना पढ़ने वाले देंगे। भाई, इस एग्ज़ाम को बिना पढ़ने वाले कम ही लोग देंगे, क्योंकि स्टेट्स जो है वो, अगर किसी का स्टेट्स ठीक है या मॉडरेट है तो ही उसने फॉर्म भरा है। तो और मान लीजिए 2000 जो है वो, ऊपर के 2000 जो है वो, 12,000 में से 2000 जो वो नहीं पढ़ने वाले हैं, तो भी 10,000 लोग तो इसको एग्ज़ाम को अच्छे से देने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है। सर, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं हमें? क्योंकि आप लोग कुछ बातें भूल रहे हैं। कौन सा? कि आप वैकेंसी कौन सी के लिए फॉर्म फिल किए? स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आगे वर्ड क्या लिखा है? ऑफिसर। इसका मतलब पहला तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बिहेव लाइक ऑफिसर। समझिएगा, अगर आप ऑफिसर बनने की इच्छा रखते हैं और आप ये मानते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल, मुझे कोई क्रक्स करके दे दे, कोई क्लासेज क्रक्स करके दे दे। हर क्लासेज कहेंगे भाई, हम भी कहेंगे, इसमें सीधी सी बात है, मार्केटिंग होती है और उसके लिए कहना पड़ता है। लेकिन आपको खुद को समझना चाहिए कि आप अगर ऑफिसर बनने जा रहे हैं, इस कंपटीशन को फाइट करने, तो क्या क्लास में जो टीचर एफर्ट कर रहा है, क्या उस सिर्फ उसके भरोसे आप रह सकते हैं क्या? सर, कैसे? मतलब भाई, जैसे 2000 स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इनको तो मैं वही मटेरियल दे रहा हूँ,
इनके लिए मैं वही क्लास ले रहा हूँ। क्लियर है? अब ये चीज़ें तो सारे के सारों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या 2000 का सिलेक्शन होगा क्या? नहीं, सिलेक्शन होगा 43 का। अब इसमें से सिलेक्शन होने के लिए क्या करना होगा? किन का होगा? जो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे। जो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे कि हाँ ठीक है, सर ने पढ़ाया, ये मटेरियल हो गया, मतलब समरी हो गई, समरी दे दी सर ने, क्लास में समझा दिया, ये सब चीज़ें ठीक है। अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं हम, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। एक्स्ट्रा क्या करना होगा? इन दोनों वैकेंसी में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? स्टेट्स है। क्लियर है? तो मैंने स्टेट्स के लिए मैंने आपको बताया कि कोई रेफरेंस बुक आप पढ़िए। सर क्या रेफरेंस बुक में ऐसा कोई पॉइंट आएगा जो आपने नहीं पढ़ा या नहीं समझा? नहीं आएगा। सर फिर क्यों पढ़ें रेफरेंस बुक? आपको वही पॉइंट जो है वो ना करते हुए, मान लीजिए एक चैप्टर के अंदर कोई एक पॉइंट है, तो वो 8 से 10 बार आप उसी चैप्टर के अंदर रेफरेंस बुक के अंदर, क्योंकि बड़ी बुक होती है जो भी जैसे कॉलेज की चलती है, 8 से 10 बार वो आपके सामने आएगा। 8 से 10 बार सामने आएगा, इसका मतलब क्या है कि आपको वो ऑटोमेटिकली याद होगा। फिर उसके बाद में समरी जो है वो खुद बनाई। मेरे जो समरी नोट्स हैं उनको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि हाँ सर ने ऐसा बनाया कि भाई यहाँ प्रॉपर्टीज लिखी, ये चीज़ें लिखी। मैंने जो लिखा है वो कैसे लिखा है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसके हिसाब से बना रखा है। फिर भी जैसे प्रॉपर्टीज में मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखी है मोड की, और आपको लगता है कि यार ये एक पॉइंट भी अच्छा है, तो वो आपको लिखना चाहिए। रीज़न क्या है? कि आप पूरा डिपेंडेंट मत हो जाइए, किसी भी टीचर से डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनसे पढ़े हैं, समझ रहे हैं, वो बातें अलग है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना होगा, क्योंकि अब कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं मत? तो कंपटीशन के लिए भाई ये चीज़ें तो ज़रूरी है, क्योंकि क्लासेज हो गया, ये हो गया कि भाई जो हम एफर्ट करके आपको दे रहे हैं, लेकिन हम एफर्ट करके एक को तो दे नहीं रहे हैं, हम तो बहुत सारों को दे रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको खुद का एफर्ट जो वो एक्स्ट्रा देना होगा। भाई जैसे मैंने ये क्लास के अंदर समझा दिया, अब उसके बाद में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको याद कैसे रखते हैं, कितना रिवीजन करते हैं। जो समरी दे रखी है उस समरी को बार बार रिवाइज करते रहिए। जो चैप्टर हो गए उनका रिवाइज करते रहिए। जहाँ से एमसीक्यू मिले वहाँ से एमसीक्यू करते रहिए। जो भी मतलब जो रेफरेंस बुक, जो मटेरियल वगैरह जो भी आपको मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। सर जैसे अभी आपने कहा कि ये स्टेट्स के अंदर, स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर ये चीज़ें हैं कि 43 पोस्ट है, 43 और 12,000 जो है कितने, 217 थे, 117 इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। अब हम सर इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, और मान लीजिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तब तो सर ये स्टेट्स वगैरह हमने तैयार की, इसका तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप कोई भी बड़ा एग्ज़ाम अगर फाइट करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होगी, या तो स्टेट्स होगी या फिर रीजनिंग होगी। जैसे आप देते हैं कॉलेज लेक्चरर, जैसे आप देते हैं स्कूल लेक्चरर, बड़ी वैकेंसी जो है इनके अंदर या तो स्टेट्स होगा या रीजनिंग होगा। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एओ वाला जो था उसके अंदर क्या है, रीजनिंग है। तो अगर आप स्टेट्स सही कर लेते हैं, सही तरीके से पढ़ लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये स्टेट्स आपको बहुत जगह काम आएगी। जैसे आप देते हैं एनटीए नेट का एग्ज़ाम देते हैं, आपके वहाँ काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर बढ़िया एग्ज़ाम देंगे तो आप उसका सिलेबस देखिएगा, या तो आपको स्टेट्स देखने को मिलेगा या रीजनिंग देखने को मिलेगा। और जो रैंक डिसाइड करते हैं वो यही डिसाइड करते हैं, स्टेट्स या रीजनिंग, क्योंकि ये या तो स्टूडेंट के पास पहले से कर रखा होता है तब तो उसको आता है, और अगर पहले से नहीं कर रखा होता है फिर वो छोड़ के जाता है। तो ये
जो सब्जेक्ट टेस्ट्स वगैरह आप तैयार करते हैं तो ये आपके हमेशा काम आएंगे कोई भी वैकेंसी में। तो आप अभी सही टाइम है, अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह की वैकेंसी आने में अभी लगभग महीना भर है, तो ये जब तक आए तब तक आप कम से कम जैसे ये स्टेट्स कर लिया, और करने के साथ साथ आप थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते रहिएगा। ये मुझे ऐसा कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट जो वो आगे का सोचना पता नहीं क्यों बंद करके बैठे हैं और इस तरीके से पढ़ रहे हैं। वो अब ये उनके ऊपर है, वो ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, आपने कोई रेफरेंस बुक से मान लीजिए भी पढ़ा, उससे अच्छे से पढ़ा और उसके बाद में पढ़ लिया और ये एग्ज़ाम दे दिया। कल को आपको अगर वापस ज़रूरत पड़ती है स्टेट्स की तो आपको वापस रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। ये तो है बेवकूफ़ वाला बात। और समझदार क्या करेगा, रेफरेंस बुक ली, वो पढ़ा, इधर जो क्लास के नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स जो है वो लिए। इस रेफरेंस बुक को पढ़ने के बाद जो भी पॉइंट ऐड करना था इस शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड किया, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए एक नोटबुक के अंदर, और इसने इस हैंड रिटन नोट्स को एक साइड में कर दिया। ये जो है ये मिनटोस लाइफ है, समझदारी वाली लाइफ है। इसमें क्या होगा, अब कल को कोई भी वैकेंसी आती है उसके अंदर अगर स्टेट्स आई ना तो ये आदमी सीधा ही प्लस में आ जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अब इसको स्टेट्स के अंदर उतना टाइम नहीं देना जितना बाकी वाले टाइम देंगे। अब इसको क्या करना है, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स उठाने, या हैंड रिटन खुद के हाथों से लिख के समझ आएंगे इसको आसानी से। अगर आप कोई भी नोट्स जो वो खुद के हाथों से बनाते हैं तो आप साल 2 साल बाद भी अगर देखेंगे तो आपको याद आएंगे। अगर मेरे लिखे हुए, किसी और के लिखे हुए, टीचर के लिखे हुए नोट्स जो 1-2 साल बाद देखोगे तो गजनी टाइप फील करोगे कि यार ये हमने कभी देखे हैं क्या। तो खुद के हाथों से नोट्स जो वो साथ ही साथ बनाए, तो इस तरीके से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो रेफरेंस बुक मैंने बताया ही था कि आपकी जो भी कॉलेज में चलती है, जैसे जोधपुर के अंदर जो है वो के नागर नाम से चलती है, या आपकी जगह पे जो भी चलती है, वो रेफरेंस बुक जो है वो लाइए, उसको साथ साथ पढ़िए। ये के नागर हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसमें उससे पढ़िए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। जैसे आज चैप्टर पढ़ा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जैसे ही पढ़ा उसके साथ ही आपने क्या कर दिया, उसके शॉर्ट नोट्स जो वो तैयार कर दिए। तो ये तो आपको सिलेक्शन करवाएगा। बाकी तो अपने को पता ही है कि 12,117 में से ये लास्ट वाले 117 में से भी 43 अगर हटाए तो 4 और ये हो गया 6 0। 12,117 में से 12,064 का तो सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस में रहना चाहते हैं, इस 43 में रहना चाहते हैं या इस 12,064 में रहना चाहते हैं। ये कंफर्ट जोन है, इसमें आसानी से रह सकते हैं, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस 43 में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भीड़ से हट के कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहती है, हम भी कहते हैं कि भाई हमारे नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप समझदारी दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। क्लास नोट्स जो है वो एग्ज़ाम के टाइम में काम आने वाले हैं, लेकिन जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रखी हो, जब तक आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तब तक आप फुल फैला के पढ़ाई कीजिए। तो इसमें स्ट्रेस जो आपकी इम्पोर्टेंट है। इस भर्ती में भी और कोई भी वैकेंसी अगर आप देखोगे तो उसमें भी स्ट्रेस जो आपके काम आनी है। तो ये सारी बातें थी। और कोई भी रेफरेंस बुक आप जाइए और उसको साथ साथ पढ़ते रहिए, उसके शॉर्ट नोट्स खुद बनाते रहिए। हमारा काम है सिर्फ आपको इस तरीके का करना कि आप रेफरेंस बुक जब पढ़ें तो आपको उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। उसमें अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में कोई कहीं पे भी जैसे मोमेंट लिखा है, जिस वर्ड का आपको मतलब पता नहीं या वो चैप्टर आगे है, तो हम आपको समझा पाएँ कि भाई ये इस तरीके से, या फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बताएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन अल्टीमेटली आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।
और सीरियस होकर सही तरीके से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।